Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express। तो आज है 30th of July और जुलाई के जस्ट एक दिन और बच रहा है आपका, जो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम, बिकॉज जो न्यूज एनालिसिस है अब ये इंपॉर्टेंट होता जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सबसे ज्यादा क्रूशियल मंथ्स होते हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए, अगर आपके एग्जाम को हम यहाँ पे देखें। ओके, तो आज की दोनों न्यूज़पेपर की जो न्यूज है उनको गो थ्रू करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, तो हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। और पहला जो पर्टिकुलर आपका न्यूज है, इट रिलेट्स विद द पार्लियामेंट डिस्कशन व्हिच हैपेंड यस्टरडे, एंड वहां पे अमित शाह ने, आपके राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रियंका गांधी ने, इन सब ने, और आपके राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनाथ सिंह, इन सब ने कल ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पे डिबेट जो था वो इनिशिएट करा। और उसके अंदर में एक इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको आपके सभा के अंदर में बताया है, वो ये है कि आपके जो पहलगाम अटैक के लिए 3 एलिजिड टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, उन तीनों को कल परसों एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर में उन तीनों को वहां पे मार दिया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है इसका बेसिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जस्ट बिकॉज न्यूज के अंदर में इतना आ रहा है तो एक एक डिटेल्स जो होती है वो हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें ये सोचना होगा हमेशा कि हमारे एग्जाम के अंदर में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपली एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ सकता है कि पहलगाम अटैक के टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पर्टिकुलर ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव। ठीक है, तो जुलाई 28 को, सो आज 30 हो गई, सो डे बिफोर यस्टरडे आपका ये पर्टिकुलर ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन महादेव क्यों नाम रखा गया? सो इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज बाय चांस कि वो जो पर्टिकुलर टेररिस्ट का जहां इनकाउंटर हुआ है वो महादेव पीक पे था। महादेव करके एक माउंटेन है वहां पे, तो महादेव जो पीक है वहां पे ये पर्टिकुलर टेररिस्ट हाइडआउट में थे और वहां पे इनको इनकाउंटर करा गया। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर आपका पीक है ये किस पर्टिकुलर एरिया में है कश्मीर के? तो उस पर्टिकुलर एरिया का नाम भी रख लीजिए डचीगाम। डचीगाम करके जगह है पहलगाम के पास में ही, वहां पे डचीगाम फॉरेस्ट में महादेव पीक है, वहां पे ये पर्टिकुलर इनकाउंटर करा गया है। 3 जो पर्टिकुलर टेररिस्ट हैं उनके नाम क्या है? एक का नाम सुलेमान था, फैजल जाट, एक हमजा अफगानी और तीसरा था जिब्रान। तीनों के तीनों किसके ऑपरेटिव्स है? एलईटी के। अब देखिए यहां पे मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि पहलगाम अटैक जो आपका हुआ था मई 22 को, अप्रैल 22 को, अगेन ये भी यहां नहीं है, तो अप्रैल 22 को आपका पहलगाम अटैक हुआ था और उसके अंदर में उसका जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ली थी जिसका नाम है टीआरएफ। ओके, आई होप आपको टीआरएफ का फुल फॉर्म पता होगा, तो टीआरएफ का फुल फॉर्म क्या ये बता दीजिए। एंड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, किस कंट्री ने टीआरएफ को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है? तो कौन सी वो कंट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टीआरएफ को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है? एनीवे, यहाँ पे टीआरएफ के लोगों ने कहा था कि ये पर्टिकुलर जो पहलगाम अटैक है ये हमने करा है। बाद में यही लोग जो थे ये इस बात से मुकर गए कि हमने नहीं करा है, किसी ने, इंडियन की ही जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने हमारे अकाउंट्स को हैक किया और उससे करा। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, एवरीवन न्यू कि टीआरएफ वाज इन्वॉल्वड इन। अब ये टीआरएफ क्या, ये हम पहले कर चुके हैं कि टीआरएफ इज नथिंग बट इट इज द एलईटी ऑफशूट इन कश्मीर। तो एलईटी का ही ये पार्ट है, लश्कर ए तैयबा का ही ये पार्ट है और ये अपने आप को बेसिकली अनरिलेट करना चाहता है एलईटी से, बिकॉज एलईटी जो है वो पाकिस्तान बेस्ड है और अगर एलईटी इसमें इन्वॉल्व होता तो एलईटी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती और पाकिस्तान बेस्ड है, और पाकिस्तान अगर उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेता तो उसके अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंटरनेशनल एक्शन लिए जाते। तो यहां पे एलईटी ने क्या करा, उसने सिंपली एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी स्टेटिंग कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। टीआरएफ क्या कहता है कि हम कश्मीर का एक इनहेरेंट मूवमेंट है, यहीं से निकले हुए हम यहाँ के मूवमेंट है। तो यहां पे ये कोशिश करी गई थी, बट नाउ एवरीवन नोज दिस कि टीआरएफ जो है इंक्लूडिंग द कंट्री जिसने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है कि जो टीआरएफ है वो और कुछ नहीं, वो एलईटी ही है। तो ये पॉइंट आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप सबके लिए, एलईटी का हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ लश्कर ए तैयबा?
ओके, तो यहां पे ऑपरेशन महादेव है, उसके थ्रू हमने जो पर्टिकुलर 3 एलिजेड टेररिस्ट थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द पहलगाम अटैक, फॉर द ग्रूसम मर्डर्स ऑफ हिंदू टूरिस्ट मेल टूरिस्ट, सिर्फ उनको वहां पे टारगेट मारा गया था, उन तीनों को हमने यहां पे एलिमिनेट कर दिया और ये इंफॉर्मेशन कल हमें दी गई थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर में कौन इन्वॉल्व थे, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी की 4 पैरा यूनिट जो है, दैट इज द नेम, 4 पैरा यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें 4 पैरा यूनिट वाज द मेन टीम जिसने जाके फाइनल एलिमिनेशन करा है यहां पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस न्यूज के बारे में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो उस पूरे के पूरे जो हमारे पास न्यूज का इतना सारा आइटम है उसको क्लटर करके पूरा का पूरा खत्म करके क्लटर को, और फिर हमारे जो काम की चीज है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए अभी इतना ही बहुत है हमारे लिए। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, तो एक एडिटोरियल देख लेते हैं, और यहाँ पे ये एडिटोरियल जो है ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई द गिनी इंडेक्स इज रॉन्ग अबाउट इंडिया। ओके, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी और फिर वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे शोकेस करी थी, बिकॉज ये इंडिया को पॉजिटिव लाइट में शो कर रहा था। तो गिनी इंडेक्स या गिनी इंडेक्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, इसको गिनी कॉफिशिएंट भी कहा जाता है, जो एक नंबर होता है, और ये जितना ज्यादा कम होता है वो ये शो करता है कि कंट्री के अंदर में गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो उतना ही कम है, यानी कि इनइक्वालिटी जो किसी कंट्री में है वो बहुत कम है। और यहां पे ये आता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उसके टॉप 5 के अंदर में इंडिया फॉल करता है। ठीक है, तो स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बेलारूस के बाद नेक्स्ट जो सबसे आपकी जो सबसे ज्यादा इक्वल कंट्री है जहां पे अमीर और गरीब, रिच और पुअर के बीच में गैप सबसे कम है, वो इंडिया आता है। और यहां पे ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हो जाती है। अब आप खुद भी सोचिए, क्या आपको लगता है आपके अराउंड देखते हुए कि इंडिया के अंदर में इनइक्वालिटी कम है क्या? एंड वी एवरीवन नोज दिस कि इंडिया के अंदर में इनइक्वालिटी का जो लेवल है या स्कोप है वो बहुत हाई है। ओके, एंड वन ऑफ द रीजन कि वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में या किसी भी इंटरनेशनल इंडेक्स में इसलिए नहीं आता है बिकॉज वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स या रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो फॉर्मल रिपोर्ट्स के बेसिस पे, यानी गवर्नमेंट ने जो पर्टिकुलर डेटा दिया उसके बेसिस पे होती है। और गवर्नमेंट का डेटा का इशू ये है कि उसके अंदर में जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है वो सब उसके अंदर में नहीं आता, एंड एट द सेम टाइम इंडिया के लोग भी अपनी जो इनकम होती है उसको छुपाते हैं, अपनी वेल्थ को छुपाते हैं और बहुत कम टैक्स एक्सेट्रा पे करते हैं। तो एक्चुअल जो गैप है एक रिच पर्सन में, पुअर पर्सन में, जो क्लासेस के बीच में गैप है वो इन डेटास में शो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है रिगार्डिंग कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टिंग है ये क्यों इंडिया के कंटेक्स्ट में रॉन्ग है। ओके, तो इसको समझने से पहले, इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें गिनी कॉफिशिएंट जो होता है आपका, ये बेसिकली होता क्या है, इसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है वो समझ लेते हैं, तो आप इस आर्टिकल को इजीली समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले जिनी इंडेक्स या जिनी कॉफिशिएंट इज बेसिकली अ नंबर। ये एक नंबर होता है जो कैलकुलेट करा जाता है जिससे किसी भी कंट्री के अंदर में आपकी इनइक्वालिटी क्या है, ये इनकम इनइक्वालिटी भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वेल्थ। तो अगर सब लोगों की वेल्थ को हम यहाँ पे मेजर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो वेल्थ इनइक्वालिटी मिल जाएगी। सिर्फ इनकम करेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी मिल जाएगी विद इन अ नेशन। तो नॉट अमंग नेशन बट विद इन अ नेशन, अमीर में, रिच और पुअर के अंदर में, या मैं क्लासेस कह लूं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब हमने मिडिल क्लास को भी एक सिंगल कैटेगरी ना मान के उसको भी अलग अलग कैटेगरीज में कर दिया है, जिसमें आप अपर मिडिल क्लास हो सकते हो, लोअर मिडिल क्लास हो सकते हो और मिडिल क्लास हो सकते हो, और इसके भी हमने सब कैटेगराइजेशन कर दिए हैं। ओके, एनीवे, तो ये बेसिकली गिनी कॉफिशिएंट जो है आपका, ये बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है विद इन अ नेशन। तो जब ये पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है तो इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में आएगी। ठीक है, अभी ग्राफ दिखाऊंगा मैं, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है। अगर मैं इसको डेसिमल में करना चाहूं तो 0 से 1 भी हो सकती है, यानी 0 और 1 के बीच में कहीं 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, या 0.05 हो गया, 0.10, 0.30, 40, 44, 55, इस तरीके से होती है। तो इसको 1/100 करके आप वैसे भी निकाल सकते हो। 0 अगर वैल्यू आ रही है गिनी की तो इसका मतलब है देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी। तो यहां पे समझना क्या है, गिनी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेटर है। द लेसर द गिनी कोएफिशिएंट मोर इक्वल अ सोसाइटी, यानी लेस इज बेटर हियर। गिनी के आगे लिख लेना लेस इज बेटर, सो आपको ये कंफ्यूज ना हो, एक लाइन से याद हो जाए, जितना लेस उतना बेटर। लेसर द गिनी कोएफिशिएंट मोर इक्वालिटी इन अ कंट्री।
ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और 100 इंडिकेट्स परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी उस कंट्री के अंदर में ऐसे मान लीजिए कि सिर्फ एक ही फैमिली है या एक ही पर्सन है जो टोटल इनकम को अर्न करता है। ठीक है, तो ये गिनी कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब ये जो गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये आती कहां से, क्या हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका जो लेना देना है वो इकोनॉमी के एक कर्व से है जिसको लॉरेंस कर्व कहा जाता है। तो लॉरेंस एक आपके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये एक लॉरेंस कर्व करके ग्राफ के ऊपर पे कर्व ड्रॉ करा जिसके बेसिस पे वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में क्या इनइक्वालिटी है उसको मेजर करता है, जिसमें क्यूमुलेटिव इनकम अगेंस्ट क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन को यहाँ पे ग्राफ किया जाता है। तो मैं आपको वो पर्टिकुलर एक ग्राफ के एग्जांपल से बताता हूं। तो यहां पे हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां पे ये इसी पोजीशन में है, ये तो हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर आपका x एक्सिस है इस पे तो सारी की सारी इनकम है, इस पे सारी की सारी इनकम है। ठीक है, ग्राफ ऐसे ही है और उसमें ये ड्रॉ इधर से हो रहा है। ठीक है, देखते हैं समझ में आएगा। और यहां पे तो है आपका ओके, यहां पे इनकम नहीं, यहां पॉपुलेशन है x एक्सिस पे पॉपुलेशन है और यहां पे उनकी इनकम है परसेंट में, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, परसेंट ऑफ इनकम। तो यहां पे जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, तो यहां पे 0 है, यहां पे 100% है। रिमेंबर ये नंबर नहीं है, परसेंट है, और यहां पे 100% आपकी इनकम है, या इनकम हो गया, यहां पॉपुलेशन हो गया। तो कोई भी कंट्री हो 0%, अगर कोई भी पर्सन काउंट नहीं कर रहे तो 0% हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा। और वी नो दिस कि सिर्फ 1% कमा रहा हो चाहे 100% कमा रहे हो, परसेंटेज में अगर मैं देखूंगा पॉपुलेशन और परसेंटेज में मैं इनकम देखता हूं, जो अगर इनइक्वालिटी बिल्कुल एक्सट्रीम है, मतलब कि सिर्फ एक ही पर्सन सब कुछ कमा रहा है, तो भी अगर बाकी सब भी 99% कर रहे हैं तो यहां पे x हो जाएगा, और इनकम 100% हो रही है एक ही पर्सन की तो भी हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी परफेक्ट इक्वालिटी। कैसे करेगी? इस पर्टिकुलर ग्राफ को ऐसे समझिए कि यहां 0% पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड है, यहां 10% रिप्रेजेंटेड है, यहां 50% इंडिया की पॉपुलेशन है और यहां 100% है। और इसको इजी करने के लिए परसेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप नंबर ही मान लीजिए एक बार का कि ये 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग। तो इंडिया के अंदर में जो अगर टोटल पॉपुलेशन ही 100 लोगों की है तो 100 लोग कितनी इनकम कमाएंगे? टोटल 100 ही कमाएंगे। यानी कि ये पॉइंट जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 100 पीपल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एक्सिस के ऊपर पे ये इनकम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल इनकम। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूंगा तो जो पर्टिकुलर लाइन है बेसिकली यहां पे 10% पॉपुलेशन और 10% मेरी इनकम, यानी 10% लोग इंडिया की 10% इनकम कमा रहे हैं। ये अगर 50% रिप्रेजेंट कर रहा है तो 50% लोग इंडिया की 50% अर्न कर रहे हैं। यानी कि जितनी मैं पॉपुलेशन देख रहा हूं, जितने परसेंट मैं पॉपुलेशन देख रहा हूं, उतने ही परसेंट इनकम लोगों की दिख रही है। ओके, और यहां पे जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो इसको बोला जाता है लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब लॉरेंस कर्व क्या होता है? सो ये जो आपको एक कर्व दिख रही है ये लॉरेंस कर्व है। ठीक है, और लॉरेंस कर्व कैसे होती है? ये बेसिकली जो एक्चुअल इनकम है हर किसी पर्सन की, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन की, वो होती है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहां और पुअर से स्टार्ट करूंगा और रिचर की तरफ जाऊंगा, यहां पुअर है, यहां से रिच, तो 1%, 10% पुअर से स्टार्ट करा और 100% में, यानी कि यहां से तो मैं एकदम जो हमारे बैगर्स हैं, सबसे पुअर जो क्लास है, फार्मर्स है, उन सबको देख रहा हूं, और एंड तक आते आते मैं मुकेश अंबानी को भी इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहां पे मैं देखता हूं कि जब मैं पुअरेस्ट को देख रहा हूं तो यहां पे इनकम चल रही है, उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि जो पुअर लोग हैं वो लेस देन 1%, 0.5% कुछ कमाते होंगे। थोड़ी सी मैंने पॉपुलेशन जब 50% पे आया तो 50% पे जाकर भी कुछ ज्यादा इनकम इंक्रीज नहीं हुई, अभी भी सिर्फ 20 से 30% लोग हैं या 20 से 30% इनकम है जो 50% कमा रही है। और जैसे ही मैं लास्ट के सबसे रिचेस्ट लोगों को देखता हूं मेरा कर्व एकदम से ऊपर चला जाता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया देखूं, ये करीब अगर 90% मैं मान रहा हूं यहां पे, तो जो लास्ट के 10% सबसे रिचेस्ट लोग हैं वो देखिए कितनी सारी इनकम, अगर ये 50% हो रहा है तो यहां से मैं ये भी आइडिया लगा सकता हूं कि करीब 50% जो टोटल इनकम है वो सिर्फ 10% लोग यहां पे कमा रहे हैं।
ओके, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये कंसेप्ट, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको ये समझ में आए कि ये जो पर्टिकुलर लॉरेंज कर्व आपको दिख रही है, यहां पे ये पॉपुलेशन को यहां पे ड्राफ्ट किया हुआ है और इस एक्सिस के ऊपर पे इनकम ड्राफ्टेड है। तो जैसे जैसे मैं गरीब से स्टार्ट करूंगा अमीर तक जाता जाऊंगा, तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं 10% गरीब लोगों को देखता हूं तो उनको अगर मैं वाई एक्सिस पे देख रहा हूं तो वो लेस देन 10% अर्न कर रहे होंगे। थोड़ी सी ऊपर जाता हूं, अभी भी मान लो कि 50% पॉपुलेशन हो गई है, बट इस कर्व के अंदर में मैं देख रहा हूं कि लेस देन या लेट्स से 15 या 20% कुछ यहां पे इनकम हो रही है। और जैसे ही मैं लास्ट के 90 से 100% लोगों को जो यहां पे दिख रहे हैं मुझे, इनको देखता हूं तो ये 50% से ऊपर की जो इनकम है वो सारी यही लोग रहे। तो यहां पे जो ये लॉरेंज कर्व होता है, ये हर कंट्री के लिए मैं ड्राफ्ट कर सकता हूं और उस बेसिस पे मुझे उस कंट्री की इनइक्वालिटी पता पड़ सकती है। ओके, अब ये गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? तो गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि ये जो आपको पर्टिकुलर एक कर्व दिख रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया जो दिख रहा है, ए जो है, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है ए अपॉन एरिया ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी। एरिया ऑफ दिस कर्व विथ रिगार्ड टू द टोटल जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है किसी कंट्री की जो इनकम है, वो बेसिकली जो होता है उसका जो रेशियो होता है, दैट इज द गिनी कोफिशिएंट। और ये जितना ज्यादा ए होगा उतनी ही हायर वैल्यू होगी, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उतनी ही हायर इसका इनइक्वालिटी का हो जाएगा। ये गैप शो करता है इनइक्वालिटी का, ये जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी ही वहां पे इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये कर्व ज्यादा है और ये एरिया कम है तो ए की वैल्यू ए प्लस बी से ज्यादा हो जाएगी, विच मीन्स गिनी की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी, यानी कि जितना ज्यादा कर्व का गैप है लाइन ऑफ इक्वालिटी से, उतनी ही ज्यादा वहां पे आपको इनइक्वालिटी दिखने को मिलेगी। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है आपके गिनी कोफिशिएंट का। ओके, तो लॉरेंज कर्व से हमने इसको पर्टिकुलरली यहां पे निकाला है और a अपॉन a प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है। अगेन इतना डिटेल में जाने के लिए मेरे ये फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं कि निकलता कैसे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होता है ये इकोनॉमी के अंदर में, इकोनॉमी के स्टूडेंट इजीली समझ गए होंगे, बट आपके लिए काम का क्या है कि गिनी कोफिशिएंट जो है या गिनी इंडेक्स जो है, ये रिप्रेजेंट करता है इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी को, और इसकी वैल्यू 0 से 100 या 0 to 1 होती है। 0 यहाँ पे टोटल इक्वालिटी शो करता है और 100 यहां पे परफेक्ट इनइक्वालिटी शो करता है। अब देखिए 0 कैसे हो जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर लॉरेंज कर्व अगर इसी के पैरेलल हो, अगर यही होती तो यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया का एरिया कितना हो जाता, 0। अगर ये और ये ओवरलैप कर जाए, लॉरेंज कर्व इसी के ऊपर होती, अगर ये लॉरेंज कर्व इसी के ऊपर होती तो जो ये एरिया है कितना होता, 0 हो जाता, और 0 अपॉन ए प्लस बी कुछ भी वैल्यू हो वो क्या हो जाता, 0। तो 0 परफेक्ट इक्वालिटी शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यहां पे बेसिकली इंडिया के गिनी स्कोर और क्रिटिक के बारे में है। तो एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया का जो गिनी इंडेक्स पर्टिकुलर वैल्यू है वो 25.5 है, एंड एज पर द क्राइटेरिया वो मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी की कैटेगरी में फॉल करता है, विच मींस इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे कम या सबसे ज्यादा इक्वल कंट्रीज में आता है। और ये जो आर्टिकल है इसको क्रिटिसाइज करता है सिंपली बिकॉज इट इज पॉइंटिंग इट आउट कि इस पर्टिकुलर मेजर के अंदर में प्रॉब्लम्स क्या है। तो वो प्रॉब्लम्स इस आर्टिकल में बताई हुई हैं। पहला तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर आपका गिनी कोफिशिएंट है या इंडेक्स है, ये लिमिटेड डेटाबेस के ऊपर पे। तो लाइक आई टोल्ड यू कि जो ये इंडेक्सेस होते हैं, इंडिसेस होते हैं, या आपके जो ये कोफिशिएंट मेजर करे जाते हैं इंटरनेशनली, ये सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमिक डेटा पे, यानी गवर्नमेंट जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे। और ये जो पर्टिकुलर आपका डेटा होता है ये इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है आपकी उनके बेसिस पे होता है, या जो कंपनीज और वो सब रिपोर्ट करती है उसके बेसिस पे होता है। बट वी नो दिस कि इंडिया के अंदर में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर में होता क्या है कि जो बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर रहे हैं वो अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, इसके अलावा हाउस होल्ड सर्वे जो करे जाते हैं वो भी एक्सट्रीम वेल्थ को नहीं दिखाते और पॉवर्टी एक्यूरेटली को भी नहीं दिखाते। एक्सट्रीम वेल्थ कैसे नहीं दिखती कि भाई अगर हाउस होल्ड सर्वे सेंसस में भी किया जाएगा, कोई भी नहीं बताता है कि एग्जैक्टली उसके घर में कितने, उसके पास में क्या बोलते हैं, एसीज लगे हुए हैं, इस टाइप के सवाल पूछ जाते हैं, आपके घर में फ्रिज है नहीं, और लोग उसको भी झूठ बता देते हैं। तो ये भी उस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर में शो नहीं होता है। सिमिलरली एक्सट्रीम पॉवर्टी जो होती है, होमलेस का तो सेंसस में निकल ही नहीं पाता है। तो बहुत
सारे लोग जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी के अंदर में है, माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, वो सब इसमें से मिस आउट हो जाते हैं। और वेल्थ इनइक्वालिटी भी अंडर एस्टिमेटेड है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एसेट डेटा। तो किन किन की पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो इधर उधर उन्होंने अलग अलग नामों में छुपा के रख रखी है, तो वो सभी इसमें शो नहीं होता है। अब इन्होंने इस आर्टिकल में बहुत अच्छी चीज करी है कि गिनी कॉफिशिएंट के अंदर में कौन कौन सी इनइक्वालिटी है जो होनी चाहिए मेजर बट नहीं की जाती है, और ये इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर में बहुत लार्ज स्केल पे। जैसे पहला है वेल्थ इनइक्वालिटी, जो डेटा हमें भी पता है कि टॉप 1%, सिर्फ 1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है सबसे रिचेस्ट लास्ट 99 से 100%, वो 22.6% ऑफ नेशनल इनकम यहाँ पे अर्न करता है। यानी कि आप ये देखिए कि ये जो पर्टिकुलर 1% है, ये बेसिकली यहां से यहां तक ये 22% करीब हो जाएगा। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी ओनली 12.7% ऑफ लीडरशिप रोल्स हेल्ड बाय वुमेन इन 24। तो अगर मैं टोटल सीईओज देखता हूं तो इसमें ऐसे 12 सीईओज ही होंगे आउट ऑफ 100 जो एक किसी कंपनी को लीड कर रही हैं, और 7.5% ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स, यानी कि मेजॉरिटी जो मेल डोमिनेटेड ही स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड यहां पे एग्जांपल दिया है डिजिटल इनइक्वालिटी का, जहां पे हमें पता पड़ता है कि ओनली 52.7% स्कूल्स हैव फंक्शनल कंप्यूटर्स, 25% of rural women have a mobile phone and or internet access and only as compared to 49% of rural men। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिजिटल इनइक्वालिटी आपके रूरल और अर्बन एरियाज में भी है। जैसे यहाँ पे देखिए सबके पास में, जो अर्बन एरियाज में करीब करीब 100% हो चुका है आपका इंटरनेट एक्सेस, बट रूरल एरियाज में मेन में भी 49% है, और विमेन में तो ये सिर्फ 25% है, यानी हाफ तो रूरल मैन की है और उसकी भी हाफ रूरल विमेन की है। तो ये भी उसके अंदर में नहीं हुआ। और एजुकेशन इनइक्वालिटी इज आल्सो वेरी हाई। यहां पे देखा गया कि लो इनकम या रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर डिजिटल एजुकेशन नहीं मिलती। तो फ्यूचर अगर डिजिटल है तो उनको उसकी भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये सब उसके अंदर में मेजर नहीं हुआ है। एंड फाइनली जो ये जिनी इंडेक्स आया था इस बार का, तो ये डेटा मैंने अलग से आपके लिए निकाला है, विच इज बेसिकली कि लोएस्ट इनइक्वालिटी किन कंट्रीज की और हाईएस्ट इनइक्वालिटी किस कंट्री के एज पर दिस पर्टिकुलर डेटा। तो स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, आइसलैंड, इन दिस ऑर्डर दे हैव द लोएस्ट इनइक्वालिटी, जिसमें एक याद करना हो तो स्लोवाकिया हो जाएगा आपका, और कंट्री विद हाईएस्ट इनइक्वालिटी की अगर बात करी जाए, हाईएस्ट जिनी इंडेक्स, तो वो साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी बताई हुई है। इंडिया का स्कोर है 26.5, जो बेसिकली इन कंट्री से भी कम है, यानी कि यहां से भी कम हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी है। अब सोचिए ये क्या पॉसिबल है मानना कि जर्मनी, फ्रांस और नॉर्डिक कंट्रीज आपके जो आपके ये नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, सब नॉर्डिक कंट्रीज हैं आपकी, इनसे भी कम इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर में। तो ऑब्वियसली यहां पे कोई डेटा को लेके कुछ इश्यू है, इस वजह से इस टाइप का रिपोर्ट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, will intervene without fail if mass exclusion is found in बिहार ड्राफ्ट पोल्स रूल्स। तो आपके 1 अगस्त को बिहार का जो SIR है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट निकल के आएगा। ड्राफ्ट पोल रूल क्या है कि ये फाइनलाइज नहीं, अब इसके अंदर में चेंजेस हैं, बट एक बार का मोटा मोटा बता जाता है कि इनका कंफर्म हो चुका है, ये वोटर आईडी में ऐड करे जाएंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर क्या कर दिया, अगर बिहार के ड्राफ्ट पोल्स के अंदर में ये चीज आती है कि वहां पे बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया रेदर देन इंक्लूडिंग देम, देन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है कि हम इंटरवीन करेंगे और यहां पे हम प्रॉपर एक्शन भी लेंगे। तो ये जस्ट एक अपडेट है, अगेन इसको फॉलो करना है आपको। तो जो पिछले वीक का हमारा जो न्यूज एनालिसिस है उसके अंदर में SIR हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, कल भी डिस्कस करा था, तो उसी का अपडेट है। ओनली आई वांटेड टू पॉइंट इट आउट कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो आपका रोल आएगा उसके बेसिस पे फिर से हियरिंग, फाइनल हियरिंग का यहाँ पे डिसीजन लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूके टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर अनलेस इजराइल कमिट्स टू ट्रूस। तो यहाँ पे ये एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी गई है बाय यूनाइटेड किंगडम। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, उन्होंने ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करी है कि अगर इजराइल ने प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए इन टर्म्स ऑफ पैलेस्टीन, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो अभी तक स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो भी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये यूके की प्रेशर टैक्टिक्स है टू बेसिकली प्रेशराइज इजराइल की जो गाजा के अंदर में वो सिविल पॉपुलेशन को ऐसे टारगेट कर रहा है। इवन इन सम इंस्टेंस इट हैज नाउ बीन इवन कॉल्ड एज जीनोसाइड, जो कभी जूस ने फेस करा था और अब जूइश जो लोग हैं इजराइल के अंदर में वो ही ये चीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा रही है कि इसके बाद में यूके जो इतने साल से पैलेस्टीन को जिसने रिकॉग्नाइज नहीं करा था, वो सितंबर 2025 में जब जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होगा,
होगा तो वो भी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेगा। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर कि बाय सितंबर 2025 वो भी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो यहां पे यूके ने क्या बोला है कि अगर सितंबर 2025 तक ये कंडीशंस अगर इजराइल फुलफिल कर देता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं करता है तो फिर हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंड देन आगे के जो प्रोसेस होंगे वो करे जाएंगे। तो पहला है कि सीज फायर गाजा के अंदर में उसके लिए एग्री हो, एंडिंग मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा ये आपको एंड करने पड़ेंगे, हॉल्टिंग एनेक्सेशन प्लान्स इन द वेस्ट बैंक के अंदर में जो एनेक्सेशन प्लान चल रहे हैं उनको हॉल्ट करना, एंड कमिटिंग टू अ लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस एमिंग एट अ 2-स्टेट सॉल्यूशन। तो 2-स्टेट सॉल्यूशन की इजराइल पैलेस्टीन दो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं, कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस के लिए हामी भरनी पड़ेगी। अगर इनमें से आप ये डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हो तो जो आपका ब्रिटेन है वो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। फ्रांस इज अनदर कंट्री जो पहले ही ये पर्टिकुलर चीज डिक्लेयर कर चुका है कि इट वुड रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन बाय सितंबर 2025। सो देयर इज स्टिल टाइम टू इजराइल ऑफ अ मंथ टाइम फॉर इजराइल टू टेक एक्शन। यस्टरडे इट वाज रिपोर्टेड कि 2 दिन से इजराइल ने जो पर्टिकुलर रूट्स हैं जिससे जो एड है वो वहां पे पहुंच पाए, क्योंकि अभी वहां पे फैमिन डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके लिए वहां पे एड के रूट्स ओपन कर दिए हैं। तो लेट्स सी कि अगर ये एक्शन ले लेता है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर में तो प्रोबेबली यहां पे ब्रिटेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अदरवाइज इट हैज मेड क्लियर कि वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, अब यहां पे जो ये पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन, कि कोई पर्टिकुलर स्टेट वो स्टेट है या नहीं ये कैसे डिटरमाइन होता है, क्या कोई इंटरनेशनल लॉ है, क्या इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज करने का लीगल इंप्लीकेशन क्या होता है इंटरनेशनली, और लेट्स से कि अगर कुछ कंट्रीज मिलके किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अगर स्टेट डिक्लेयर करते, जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको कि कल आपके जो परमानेंट 5 मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, ऑल 5 एग्री कि जो कश्मीर है इट्स अ सेपरेट कंट्री नाउ, तो क्या फिर वो इंडिया फोर्स हो जाएगा क्या उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए? तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली कंसेप्ट और रिकॉग्निशन पे होता है। सो व्हाट आई डिसाइडेड, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, तो आपके लिए एक अलग से MIT सेक्शन बना दिया जाएगा जिसमें आप कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन जो है इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो वेट फॉर दैट पर्टिकुलर MIT जिसमें हम कंसेप्ट और रिकॉग्निशन करेंगे। ओके, so let's look at the next topic now. So the next topic is DRDO successfully holds back-to-back प्रलय टेस्ट फ्लाइट्स। तो प्रलय जो आपकी एक मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, इसके अभी रिसेंटली 2 बैक-टू-बैक टेस्ट करे और दोनों हमारे सक्सेसफुली हमने अचीव कर लिए, विच मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है ये हमारे पर्टिकुलर ऑपरेशंस में अब इंडक्ट हो जाएगी और उसको हम यूटिलाइज करेंगे। पहले से भी कर रहे थे बट इसके अंदर में थोड़े इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं और उसके बाद में अब ये यूटिलाइज की जाएगी। ओके, तो ये मोर ऑफ अ वन लाइनर ही है, तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी हमें, जस्ट यू नीड टू नो कि ये किस टाइप की मिसाइल है। तो ये एक शॉर्ट रेंज क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो बेसिकली प्रोजेक्टाइल फंक्शन पे वर्क करती है, मतलब आपने इनको थ्रो करा है, इनका टारगेट फिक्स होता है। क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिनमें थोड़ी बहुत मैन्यूवरेबिलिटी होती है, एंड द मेन थिंग इज कि ये थोड़े लो एल्टीट्यूड पे होती है। तो लो एल्टीट्यूड पे होने का फायदा ये होता है कि जो आपके रेडार्स होते हैं, एनिमी रेडार्स होते हैं, वो इसको बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और आप इजीली टारगेट कर पाते हो। इन एनी केस डीआरडीओ की शॉर्ट रेंज क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है आपका प्रलय। सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल ये यूज करती है, जो इसकी रेंज है उसको इंक्रीज करता है। सॉलिड फ्यूल होगा उतना ही वो प्रेशर में होगा, कॉम्पैक्ट होगा, उसमें उतनी ही एनर्जी होती है, इसलिए ये पर्टिकुलर जो फ्यूल होता है ये इसको और भी लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करता है। इसकी रेंज क्या है? अप्रोक्सीमेटली है 150 to 500, बहुत ज्यादा है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना फ्यूल और कितना इसके अंदर में वेपनरी पुट अप करते हो, आपका बॉम्ब पुट करते हो, उसी अकॉर्डिंगली इसका वेट जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। अभी भी ये थोड़ा सा और 700 तक अगर हो जाता तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में आ जाता, बट बिकॉज 500 किलोमीटर तक ही अभी भी, तो भी ये शॉर्ट रेंज में ही आता है। और क्वाज़ी बैलिस्टिक का मतलब यहाँ समझाया हुआ है, लो कर्व ट्रेजेक्टरी ये यूज करता है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट बाय डिफेंस एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसलिए ये आपका न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नो डिसीजन हैज बीन टेकन टू अपडेट NPR सेंटर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट ये जो पर्टिकुलर न्यूज होती है स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि नो डिसीजन हैज बीन टेकन टू अपडेट NPR एज पर सेंटर। तो ये पर्टिकुलर न्यूज में तो सिर्फ इतनी सी बात है कि NPR को अपडेट करने के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया है,
बट एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, एनआरसी तो फिर भी आपने सुना होगा, एनपीआर कम न्यूज में आता है। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट्स क्या है ये आपको पता होने चाहिए, बिकॉज यहां पे से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, 2-3 साल पहले ये हर साल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता था। एक बार सिटीजनशिप पे इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, स्टिल फिर से न्यूज में है तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड इट वुडंट हार्म अस कि अगर हम एनपीआर और एनआरसी जो इन एनी केस सिटीजन को पता होना चाहिए अगर हमें पता हो। तो एज द नेम सजेस्ट, एनपीआर इज बेसिकली अ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विच इज बेसिकली अ रजिस्ट्री या रजिस्टर है एक, जिसके अंदर में जो इंडिया के पॉपुलेशन है, जो रेसिडेंट्स है, उन सबका नाम होता है। ओके, तो इज अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यूजुअली जो इंडिया में रह रहे हैं वो आते हैं। तो एक चीज आपको क्या समझनी है, एनपीआर जो रजिस्टर होता है ये सिटीजनशिप का रजिस्टर नहीं होता है, ये रेसिडेंट्स का होता है। विच सिंपली मींस कि चाहे इंडियन हो, कोई फॉरेनर इंडिया में स्टडी कर रहा हो, कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर में कोई लेट्स से टूरिज्म के लिए आया हो, या लेट्स से किसी हेल्थ रीजन से आया हो, या फिर टेम्पररी वर्क वीजा पे आया हो, उन सबका नाम भी एनपीआर में मिल जाएगा। इट इज व्हाट अ यूजुअल रेसिडेंट इज समवन हु हैज लिव्ड इन अ लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से रह रहा है, या फिर उसकी इंटेंशन है टू स्टे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी टोटल 6 मंथ्स प्लस अगर कोई भी रह रहा है, 12 मंथ्स नहीं है, टोटल 6 मंथ्स प्लस कोई रह रहा है, तो वो यूजुअल रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा, तो उसका नाम एनपीआर में आ जाएगा। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, एनपीआर लिखिए, एरो लगाइए, एरो में लिखिए, आगे लिखिए यूजुअल रेसिडेंट्स, रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स, आगे लिखिए यूजुअल रेसिडेंट कौन होता है, यूजुअल रेसिडेंट इज समवन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट इज एनपीआर किस लॉ के अंदर में है, तो सिटीजनशिप एक्ट और सिटीजनशिप रूल्स जो है उसके अंदर में एनपीआर का कंसेप्ट है। 2010 में हमने पहली बार एनपीआर क्रिएट करा था, 2015-16 में से अपडेट करा गया था, और एज पर दिस 119 करोड़ रेसिडेंट्स का हमारे पास डेटा है। बट वी नो दिस कि करंटली इंडिया की पॉपुलेशन जो है रिसेंटली इंक्रीज हो चुकी है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में, और कोविड के टाइम में एंड कुछ साल में बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं, तो इसको अपडेट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बेसिकली इसमें डेटा कौन सा होता है, डेमोग्राफिक डेटा, बेसिकली आपका जो एज है, आपका जो पर्टिकुलर जेंडर है, आपकी जो पर्टिकुलर डेमोग्राफी में एज आएगा, जेंडर आएगा, एंड आपका मैरिटल स्टेटस, ये सब आपके उसमें इंक्लूड हो जाएगा। एंड ऑल्सो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी अब रेसिडेंट्स की इसमें इनकॉर्पोरेट करी जाती है। तो ये है एनपीआर आपका। दूसरा है एनआरसी। अब यहां पे देखिए ये क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो एनपीआर तो पॉपुलेशन का रजिस्टर है और ये सिटीजन्स का रजिस्टर है आपका, और जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सब का नाम इस एनआरसी में होता है। इसका पर्पस क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिपोर्ट बैक करना, और बाकी सबको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना कि आप सब इंडिया के सिटीजन्स हैं। ये भी किसके अंदर में होता है, ये भी सिटीजनशिप एक्ट 55 और सिटीजनशिप रूल्स 2003। अब यहां पे समझने की बात यह कि एनआरसी बनाने के लिए मेरा एनपीआर करना जरूरी है। इट इज द फर्स्ट स्टेप। क्यों, जो पॉपुलेशन रजिस्टर होता है उसी में से जो सिटीजन्स होते हैं उनको मुझे आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। ओके, तो यहां पे एनआरसी अगर मुझे बनाना है, जो बहुत टाइम से बीजेपी का एक पोल का इश्यू रहा है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से, बाकी कंट्रीज से इंडिया में एंटर कर चुके हैं और इलीगली यहाँ के जो लोग हैं उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ की जो पब्लिक है उनको सफर करना पड़ रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट रहा है बीजेपी का, और इसके लिए जैसे कि हम एक एनआरसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करा जाएगा, तो वोटिंग के अंदर में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। जो लोकल लोगों के राइट्स हैं उनको कोई भी यहाँ पे उसको वायलेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एनआरसी बनाना पड़ेगा। बट एनआरसी से पहले एनपीआर करना जरूरी है। तो क्वेश्चन ये है कि आज तक इंडिया के अंदर में ऑल इंडिया लेवल पे क्या एनआरसी करा गया है? सो आंसर इज नो। इंडिया में आज तक कभी भी एनआरसी नहीं करा गया है, बट देयर इज वन स्टेट जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एनआरसी करना पड़ा था, एंड दैट स्टेट इज असम। 2019 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के बेसिस, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 2019 में असम ने अपना एनआरसी कंप्लीट करा, यानी असम के अंदर में कौन कौन सिटीजन्स ऑफ इंडिया रहते हैं उन सबके उसमें नाम थे। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करी गई उसमें एक बहुत बड़ा इशू आया। उसमें इशू क्या हुआ कि करीब करीब 19 लाख पीपल इन अ सिंगल स्टेट दे वर लेफ्ट आउट ऑफ द एनआरसी, यानी कि जो फाइनल लिस्ट थी उसमें से 19 लाख लोग के नाम मिसिंग थे। दे वर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द रीजन वाज कि दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और इस वजह से 20 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर आल्सो एट द स्टेट लेवल। तो यहां पे एक बहुत बड़ा ये इशू क्रिएट हो गया कि इतने सारे लोग विदाउट सिटीजनशिप कैसे होंगे, क्योंकि इतने सारे जो लोगों
को आप डिपोर्ट नहीं कर सकते हो, और डिपोर्ट करोगे भी तो कहां करोगे, बांग्लादेश में या कहां करोगे, ओके, क्योंकि अगर सामने वाली कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, 19 लाख पीपल्स को कौन एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से। तो आप लेट्स से आपने 50,000 भेज दिए, लाख भेज दिए, 2 लाख भेज दिए, इलीगल इमिग्रेंट हो गए, बट क्या 19 लाख लोग आपके इलीगल इमिग्रेंट हो सकते हैं एक सिंगल स्टेट के अंदर में? सो दैट वाज हार्ड टू सैलो। तो इस वजह से यहां पे एक्सरसाइज तो करी गई, बट अभी तक ये 2019 से अब 26 हो चुका है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो यहां पे जब तक एनपीआर नहीं होगा तब तक एनआरसी भी करना मुश्किल है, ओके। तो बहुत बार आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि अगर एनआरसी नहीं किया हुआ तो यहां पे कोई रजिस्ट्री नहीं है जहां पे सिटीजनशिप का कोई रिकॉर्ड होता हो, तो अगर मेरे पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू मैं सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकता हूं या सिटीजनशिप को प्रूव कर सकता हूं? तो आपके दिमाग में शायद ये सवाल है क्या आधार यूज हो सकता है? तो एक चीज जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है वो यही है कि जो आधार है आपका, वो आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाता है। यहां पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट इनको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट शो कर दो, ये एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप हो सकता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दिस कैन बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपके पास में पासपोर्ट है, दिस कैन बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। एंड देन यू हैव योर वोटर आईडी कार्ड, ये भी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है। अब मैं यहां पे कैन वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आपके बिहार में जो एसआईआर चल रही है उसमें से ये जो 2 पर्टिकुलर हैं, वो पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट तो आपको फिर भी अलाउड है, वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपका एक्सेप्टेड नहीं करा गया। However, you have to know this कि पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड यूनिवर्सली सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है एक सिटीजनशिप प्रूफ होने का। तो यहां पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जब आपको पासपोर्ट इश्यू करा जाए या वोटर आईडी कार्ड इश्यू करा जाता है, उस टाइम में अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है रिगार्डिंग सिटीजनशिप तो उसको उसी टाइम क्लियर कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास में ये चारों में से कोई डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज प्रूफ इनफ फॉर योर सिटीजनशिप। तो करंटली सिटीजनशिप के लिए कोई अलग से प्रूफ नहीं होता है। यूजुअली कभी भी कोई सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट तो पूछी तो जाती, कभी भी आप फॉर्म भरोगे, बट कभी भी आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाता है। आपका जो डिक्लेरेशन होता है कि यस यू, आपने जो उसमें मार्क करा कि यस यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज प्रूफ इनफ, ओके। इन एनी केस ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आप कर सकते हो। इंडिया कोई भी सिंगल सिटीजनशिप का कोई पर्टिकुलर प्रूफ इश्यू नहीं करता है, सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करता है। देयर आर सम कंट्रीज जो इसको इश्यू करते हैं, ओके। सिटीजनशिप का लॉ कौन सा है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसमें ये पर्टिकुलर चीज गवर्न है। नेक्स्ट पे आते हैं काउंटडाउन ऑन निसार सैटेलाइट लॉन्च टुडे। तो निसार हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाएगा, आज 2:10 पे ये पर्टिकुलर लॉन्च होने वाला था, ओके। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो बेसिकली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। निसार सैटेलाइट जो है, एक क्वेश्चन आप सबसे, निसार सैटेलाइट जो है ये किन 2 स्पेस एजेंसी के बीच में कॉन्ट्रैक्टेड है? कौन सी 2 स्पेस एजेंसीज इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं? आई एम श्योर आप निसार का फुल फॉर्म अगर जानते हो तो वही कर दोगे, तो आप इसका फुल फॉर्म ही बता दीजिए, ठीक है। रॉकेट का नाम है GSLV। GSLV रॉकेट है आपका, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को GSLV F-16 रॉकेट है जिसपे हम इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हिंदू में। काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर कॉर्बेट। तो ये न्यूज मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ली है बिकॉज टाइगर डेंसिटी के अंदर में भी जो रैंक 1 और 2 है वो भी चेंज हो गई है। बिकॉज इससे पहले सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ टाइगर्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर, छोटे एरिया में ज्यादा टाइगर्स कहां पे हैं, उसमें नंबर 1 स्पॉट कॉर्बेट नेशनल पार्क का था, जो कहां पे आप बताइए। और अब वो पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन है वो अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पास चली गई। ये बताइए ये कहां पर है? तो यू हैव टू गिव मी 2 थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है, ओके। तो फर्स्ट पे बांदीपुर हो गया, कॉर्बेट सेकंड पे है, और थर्ड पे काजीरंगा असम में, जहां टाइगर डेंसिटी नंबर ऑफ टाइगर्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। और यू शुड नो दिस कि काजीरंगा असम या असम में जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसका जो साइज है एज कंपेयर टू रॉयल बंगाल टाइगर्स इन अदर टाइगर रिजर्व वो थोड़ा लार्जर होता है। दिस माइट बी बिकॉज ऑफ
ऑफ द ज्योग्राफी और द एनवायरमेंट, बट उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है बाकी सबसे। ओके, तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर में अभी रिसेंटली ये सर्वे करा गया है और उसमें ये आया है कि काजीरंगा के अंदर में 148 टाइगर से अक्रॉस 1307 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वुड फाइंड आउट कि पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा टाइगर्स थर्ड नंबर पे आपके काजीरंगा के अंदर में, आफ्टर बांदीपुर फर्स्ट, कॉर्बेट सेकंड, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम ये कर रहे हैं तो जो बाकी की डिटेल्स हैं वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो भी टाइगर रिजर्व के क्वेश्चंस होते हैं सारे हम यहाँ कवर कर रहे हैं। टोटल टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर में। सबसे लेटेस्ट कौन सा है तो वो आपका माधव नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा किस स्टेट में है टाइगर रिजर्व? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में है। कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं? तो 75% टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन अ सिंगल कंट्री। तो विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, ये आप बता दीजिए मुझे। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन भी है, उसके बाद में कर्नाटका आ जाता है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व पहले आंध्र प्रदेश में था, अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पे है, तो दोनों स्टेट में है, और वो है नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व आपका। स्मॉलेस्ट है बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के अंदर है। टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इज अराउंड 3682। लास्ट टाइगर सेंसस आपका 22 में हुआ था, तो उसमें 3682 पॉपुलेशन थी। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन रिजर्व वाइज देखी जाए तो कहां पर है? जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा है। अगेन टाइगर डेंसिटी में पर स्क्वायर किलोमीटर में ये सेकंड पे है और ये फर्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट 260 बांदीपुर में, फिर उसके बाद नगर होल में। तो दिस इज द टाइगर रिजर्व विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। सबसे नया टाइगर रिजर्व आपका माधव टाइगर रिजर्व इन एमपी 9th टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कंजर्वेशन और लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका? बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आपकी एक बॉडी है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। दैट इज द अथॉरिटी जो बेसिकली रिकमेंड करती है टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। ओके, तो एनटीसीए है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो ये डिक्लेयर करती है कि कोई पर्टिकुलर या रिकमेंड करती है कि कोई एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं, बाकी दोनों में न्यूज सेम आई है, सिमिलर न्यूज एकदम। आईएमएफ अपग्रेड्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.4% एज ट्रेड टेंशन ईज। तो यहाँ पे इंडिया की जो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन है जीडीपी का उसको 6.2 से इंक्रीज करके 6.4 कर दिया है। इट इज बेसिकली अ प्रोजेक्शन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26, फाइनेंशियल 26 क्या होता है? 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च और 2026 इज फाइनेंशियल ईयर 2026, और उसमें हमारी जो पर्टिकुलर फोरकास्ट है वो इंक्रीज करी गई, हमारी ही नहीं सबकी करी गई है, जिसमें सबसे बड़ा अपग्रेड जो किया गया है वो इंडिया का नहीं, इंडिया का तो 6.2 से 6.4 हुआ है, बट चाइना का 4.0 से 4.8 है। ओके, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे किया गया है? चाइना का यहाँ पे किया गया है। और यूजुअली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो यहाँ पे बिकॉज ट्रेड टेंशन ईज आउट हुए, यूएस जो है अब वो जो पर्टिकुलर कंट्रीज पे सब पे एक साथ रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे, आपके चाइना के अगेंस्ट में बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे थे, रशिया यूक्रेन वॉर था, इजराइल हमास वॉर एकदम पीक पे था, रेड सी के अंदर में ट्रेड डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तो वो सब क्या है अब थोड़े से सेटल डाउन हुए हैं। तो इंडिया की, या इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की जीडीपी भी इंक्रीज करी गई है, 3 से 3.2 कर दी गई है, और सारे जो मेजर कंट्रीज हैं उन सबकी भी यहाँ पे देयर इज अ इंक्रीज। तो यूएस की 1.8 से 1.9, यूके की 1.1 से 1.2, रशिया है जिसकी कम करी गई है 1.5 से यहाँ पे 0.9 रह जाएगी न्यू फोरकास्ट के हिसाब से इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज अभी वो वॉर के अंदर में इन्वॉल्व है। बट इन एनी केस ओवरऑल जो आपका ग्लोबल सिनेरियो है वो बेटर होता जा रहा है। ओके, सो बिकॉज आईएमएफ यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो आईएमएफ के फैक्ट्स हैं आपके सामने में। 3-4 चीजें जो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि जो आईएमएफ है ये कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर में हेडक्वार्टर्ड है। 1944 में बना था, 45 से ऑपरेशन इसका बिगिन हो गया था। 190 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज वेल एज द आईएमएफ, दोनों का है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि इसको बैलेंस ग्रोथ क्रिएट करनी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाके रखनी है कि एक्सचेंज रेट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए कि $1 कभी
कभी 80 का हो रहा है और एकदम से 100 हो गया, तो एक स्टेबिलिटी लाई जाए। और शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी एकदम से अगर किसी को शॉर्टेज हो जाए फॉरेन करेंसी की, तो ये पर्टिकुलर चीज भी प्रोवाइड करी जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा आया है, ये किस पर्टिकुलर बुक में आया, तो दिस इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो IMF पब्लिश करती है। ये एक इंपॉर्टेंट आपका रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो IMF पब्लिश करता है, और ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। सो नो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ओके। और यहां पे ये पर्टिकुलर आपको पॉइंट दे दिया है कि 6.2 से 6.4 IMF ने प्रोजेक्ट करी है, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। आई होप ये सारे आइटम्स या जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज जो आप बच गई है करने को, वो है द पर्टिकुलर कंसेप्ट और रिकॉग्निशन, जो हम अलग से एक पर्टिकुलर MIT क्लास में उसको कवर करेंगे, ओके। सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।